नमस्कार मित्रों, और आप देख रहे हैं स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल। और इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने संस्कृत वर्णों का उच्चारण स्थान पहला पार्ट पढ़ लिया है, और आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं संस्कृत वर्णों का उच्चारण स्थान का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर लगाए संस्कृत वर्णों का उच्चारण स्थान। संस्कृत वर्णों का उच्चारण स्थान पहला पार्ट में हमने कुछ सूत्रों की चर्चा की थी, जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लिरितु लसा नाम दंतः, उपु उपद्मानिया नाम ओष्ठौ, यम गणना नाम नासिका चा, ओदतौ कंठतालु। इन सभी सूत्रों की शेष सूत्रों की हम आज चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने कुछ सूत्र पढ़े थे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा और लिरितु लसा नाम दंता, उपु उपद्मान्या नाम ओष्ठौ। ये 5 सूत्र हमने पहले भाग में पढ़ लिए थे, और आज हम शेष सूत्रों पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम जान लेते हैं कि वर्णों के वर्ग कितने होते हैं। वर्णों के वर्ग हैं 5। पंच, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग सभी। तो वर्णों के जो हैं 5 वर्ग होते हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये सभी जो हैं वर्णों के 5 वर्ग होते हैं। और कवर्ग में हमारे आते हैं क, ख, ग, घ, अंगः। और चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। और पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये हमारे वर्णों के 5 वर्ग हैं। और इनमें क्या है कि सभी वर्णों का कोई न कोई, सभी वर्गों का कोई न कोई उच्चारण स्थान होता है। 5 वर्गों का कोई न कोई उच्चारण स्थान होता है। इन 5 वर्गों में 25 वर्ण आते हैं, जो कि स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्णों के जो हैं 5 वर्ग होते हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, यहाँ पर तवर्ग, त, थ, द, ध, न, तवर्ग। हमारे वर्णों के ये 5 वर्ग हैं। वर्णों के हमारे 5 वर्ग हैं। टवर्ग में हमारे आएंगे ट, ठ, ड, ढ, ण। और तवर्ग में त, थ, द, ध, न। और पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो इन सभी का कोई न कोई उच्चारण स्थान
होता है। और इन सभी में क्या है, हमारे 5 वर्गों में 25 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और कुल मिलाकर हो गए हमारे 25। 5 गुना 5 बराबर 25 और ये 25 वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक वर्ण है 5 वर्गों के पंचम अक्षर। तो अनुनासिक जो वर्ण है हमारे ये 5 हैं और ये वर्गों के पंचम अक्षर भी कहलाते हैं। अनुनासिक हमारे 5 वर्ण हैं और ये वर्गों के पंचम अक्षर कहलाते हैं। वर्गों के पंचम अक्षर कौन कौन से हैं? अभी हमने आपको बताया था कि क, ख, ग, घ, अंगा। अंगा जो है ये पंचम अक्षर है। इसी तरह से च वर्ग में क्या है पंचम अक्षर हमारा? य। और ण, न, म, ये हमारे वर्गों के पंचम अक्षर हैं जो कि अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ये पंचम अक्षर हैं हमारे अंग, य, ण, न और म, और ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं क्योंकि इनको बोलने में जो है हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? नाक की सहायता लेनी पड़ती है, नासिका की सहायता लेनी पड़ती है। नासिका की सहायता के बिना ये वर्ण नहीं बोले जा सकते हैं, इसीलिए ये अनुनासिक वर्ण हैं। और अनुनासिक वर्ण 5 हैं और ये वर्गों के पंचमाक्षर भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम गणना नाम नासिका चा सूत्र है। यम गणना नाम नासिका चा सूत्र है। वर्गों के पंचमाक्षर के उच्चारण स्थान का सूत्र, इनका उच्चारण स्थान नासिका है दोनों। तो यम गणना नाम नासिका चा सूत्र है हमारा वर्गों के पंचमाक्षर के उच्चारण स्थान का सूत्र है और इनका उच्चारण स्थान जो है नासिका। दोनों ही बातें सही हैं। तो यम गणना नाम नासिका चा सूत्र है हमारा दोनों का। ये वर्गों के पंचमाक्षर के उच्चारण स्थान का सूत्र है और इनका उच्चारण स्थान नासिका है। अभी पहले भी मैंने आपको बताया कि नासिका की सहायता के बिना ये वर्ण नहीं बोले जा सकते हैं। इनको बोलने में नासिका की सहायता लेनी पड़ती है और इन सभी के उच्चारण स्थान 2-2 होते हैं। एक उच्चारण स्थान तो वह है नासिका और दूसरा उच्चारण वह है जो इनके वर्गों का उच्चारण स्थान है। इसलिए इनका उच्चारण स्थान भी 2 जगह से होता है। 2 स्थान होते हैं इनके उच्चारण के, एक तो नासिका और दूसरा जिस वर्ग के वे हैं उनका उच्चारण स्थान जो है वही उस वर्ण का भी होगा। अब देखिए, जैसे कोई बच्चा मामा के घर में रहता है और वहीं पर रहकर वह पढ़ाई लिखाई करता है और छुट्टियों में अपने घर आ जाता है, तो दोनों ही स्थान उसके घर हैं। दोनों ही स्थान उसके घर हैं। मामा के घर पर वह रहता है इसलिए मामा का घर भी उसका अपना घर है और अपना घर तो अपना घर है ही है। इसी तरह से वर्णों के बारे में भी है। एक तो इनका उच्चारण स्थान है नासिका और दूसरा जो इनके वर्ग का उच्चारण स्थान है वह इनका भी उच्चारण स्थान है। इसको इस तरीके से समझिए। इसको इस तरीके से आप समझिए, जैसे अंगा का उच्चारण स्थान है हमारा
कंठ। क्या है? कंठ। अंगा का उच्चारण स्थान कंठ है और नासिका। इसी तरह से या का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? तालु। और नासिका। इसी तरह से ना का उच्चारण स्थान क्या है? ना का उच्चारण स्थान है मूर्धा और नासिका। क्योंकि या अंगा जो है ये हमारा आता है क वर्ग में, अंगा क वर्ग में आता है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तो है ही, साथ में नासिका भी है। इसी तरह से हमारा या जो है वह हमारा आता है, किस में आता है? हमारा या जो है हमारा आता है च वर्ग में, और च वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? तालु। और इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु है और नासिका भी है। इसी तरह से अणा जो है हमारा ट वर्ग में आता है और ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, और साथ में नासिका भी। इसी तरह से ना का उच्चारण स्थान देखिए, ना का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? ना का उच्चारण स्थान है दंत और नासिका। और ऐसे ही माँ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ और नासिका। तो इस प्रकार से इनके दो दो उच्चारण स्थान हो गए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ना का उच्चारण स्थान क्या है और ऑप्शन में दिया हो दंत, नासिका, दोनों, कोई नहीं, या दंत, नासिका, तो जिस ऑप्शन में दंत और नासिका दिए होंगे वही हमारा आंसर राइट होगा, क्योंकि ना का उच्चारण स्थान दंत और नासिका दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दयितो कंठ तालु है। ए दयितो कंठ तालु सूत्र है। ए ऐ के उच्चारण स्थान का सूत्र ए प्लस ई बराबर ए तथा आ प्लस ई बराबर ऐ। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है सभी, तो इसमें ये सभी बातें सही हैं। ए दयितो कंठ तालु जो है ए ऐ के उच्चारण स्थान का सूत्र है, और ए प्लस ई मिलकर बनता है हमारा ए, और आ प्लस ई मिलकर के बनता है ऐ। ए ऐ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ तालु है। अब इसको समझिए, जैसे अ है तो और ई, आ का उच्चारण स्थान हमारे क्या है? कंठ। आ का उच्चारण स्थान है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान है तालु। जब ए और ई मिलकर ए हो जाते हैं तो ए का उच्चारण स्थान वही होगा जो ए और ई का होगा। ए का उच्चारण स्थान है कंठ ह्रस्व ए का, और ई का उच्चारण स्थान है तालु, तो इसलिए इनका उच्चारण ए ऐ का उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ तालु। दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलकर ऐ हो जाता है, इसलिए ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ए दयितो कंठ तालु, एत और ऐत।
अगर इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा एत और ऐत। ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु है ए ऐ के उच्चारण स्थान का सूत्र। और ए ऐ जो हैं ये 12 प्रकार के होते हैं। ये 12 प्रकार के क्यों होते हैं? इससे पहले हमने देखा था कि ए आ ई री दीर्घ री ये सभी इनके जो हैं 18 प्रकार हो रहे थे। तो यहाँ पर जो हैं ए ऐ के 12 प्रकार होते हैं, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता। क्योंकि ए ऐ का ह्रस्व नहीं होता, ये सदैव दीर्घ होते हैं, इसलिए इनके 12 प्रकार हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि ऐसे कौन से स्वर हैं, ऐसे कौन से स्वर हैं जो सदैव दीर्घ रहते हैं, तो ए ऐ ओ औ सदैव दीर्घ रहते हैं, इनका ह्रस्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ दौतो कंठोष्टम सूत्र है। ओ दौतो कंठोष्टम सूत्र है। ओ औ के उच्चारण स्थान का ए उ मिलकर ओ हो जाते हैं। दीर्घ आ और दीर्घ उ मिलकर औ हो जाते हैं। यहाँ पर मिस्टेक है, औ होगा। यहाँ पर औ होगा, औ। यहाँ पर भी ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठम है सभी। तो ओ दौतो कंठोष्टम सूत्र के बारे में ये सभी बातें सही हैं। ओ दौतो कंठोष्टम सूत्र है हमारा ओ औ के उच्चारण स्थान का। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्टम है। ह्रस्व आ और ह्रस्व उ मिलकर ओ हो जाता है, तथा दीर्घ आ और दीर्घ उ मिलकर ओ औ हो जाता है। इस प्रकार ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। अब यहाँ पर भी देखिए, जैसे आ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। जब आ और उ मिलकर ओ हो जाता है तो उसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा? कंठोष्ठ, क्योंकि ए और उ मिलकर ओ बने हैं, तो जो इनका उच्चारण स्थान है वही ओ का भी होगा। इसलिए ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्टम। और इसके भी कितने 12 भेद होते हैं, क्योंकि ओ और औ का भी ह्रस्व नहीं होता है, इनका भी सदैव दीर्घ होता है। ये वर्ण सदैव दीर्घ रहते हैं और इनका उच्चारण स्थान है कंठोष्टम। तो ओ दौतो कंठोष्टम सूत्र है ओ औ के उच्चारण स्थान का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकारस्य दंतोष्ठम सूत्र है। वा का उच्चारण बताने वाला सूत्र, वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठम है। तो वकारस्य दंतोष्ठम सूत्र है वा का उच्चारण स्थान बताने वाला सूत्र, और वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठम है। दंतोष्ठम अर्थात दांत और ओष्ठ। बोलकर भी देख लीजिए आप, वाह किस तरीके से बोला जाता है। जब हम वाह बोलते हैं वाह, तो दांत और ओष्ठ दोनों जगह से ही उच्चारण होता है। वाह वाह वाह, तो दांत और ओष्ठ दोनों जगह से ही वकार का उच्चारण होता है, इसलिए वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ दोनों है। वकारस्य दंतोष्ठम सूत्र वा के उच्चारण स्थान का
सूत्र है, अर्थात वकार का उच्चारण स्थान जो है वो दंतोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम सूत्र है। जिह्वा मूल के उच्चारण स्थान का खा जिह्वा मूल्य हैं सभी, तो जिह्वा मूल्य जो हैं ये जिह्वा मूलम सूत्र है, जिह्वा मूल के उच्चारण स्थान का। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम सूत्र है जिह्वा मूल के उच्चारण स्थान का, और खा जिह्वा मूल्य हैं सभी। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम सूत्र के बारे में ये दोनों ही बातें सही हैं। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम सूत्र है जिह्वा मूल के उच्चारण स्थान का, और खा के आगे ये अर्ध विसर्ग लगा हो तो यही जिह्वा मूल्य है। जिह्वा मूल्य का अर्थ है विसर्ग, अर्ध विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वही जिह्वा मूल, अर्ध विसर्ग का जो ये चिन्ह लगा होता है यही जिह्वा मूल्य है, यही जिह्वा मूल्यम का निशान है। यदि कोई कहे कि का और खा का उच्चारण स्थान बताओ, सिर्फ का और खा का अगर उच्चारण स्थान पूछेंगे तो कंठ है, लेकिन यहाँ का और खा का उच्चारण स्थान नहीं पूछा है। ये जो यहाँ अर्ध विसर्ग लगा है यही तो जिह्वा मूल्य है, यहाँ पर जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान पूछा है, इसलिए यहाँ जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान है जिह्वा मूलम। तो ये अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह यदि हम का और खा के आगे लगा देते हैं तो ये हो जाता है जिह्वा मूल्य। इससे पहले भी उपदमान्य का हमने पढ़ा था कि पा और फा के आगे जो भी चिन्ह लगा होता है ये अर्ध विसर्ग जैसा, पा और फा के आगे अगर अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह लगा होगा तो वो उपदमान्य होगा। यहाँ पर क्या है, का और खा के आगे जिह्वा, ये जो अर्ध विसर्ग लगा यही जिह्वा मूल्य है। अर्ध विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, जिह्वा मूल है, क्योंकि ये अर्ध विसर्ग जैसा जो चिन्ह है जिह्वा मूल से उच्चारण होने के कारण जिह्वा मूलम है। जिह्वा मूल का अर्थ है कि जिह्वा जहाँ से जुड़ी हो, जिह्वा मूलम का अर्थ है कि जिह्वा जहाँ से जुड़ी हो वही जिह्वा मूल है, और जिह्वा मूल के उच्चारण स्थान के कारण ही इनको जिह्वा मूलम कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। जहाँ से हमारी जीभ जुड़ी होती है, जीभ का जो लास्ट भाग होता है वही जिह्वा मूलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिका अनुस्वारस्य सूत्र है। नासिका अनुस्वारस्य सूत्र है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान बताने वाला, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है दोनों। नासिका अनुस्वारस्य सूत्र जो है ये अनुस्वार का उच्चारण स्थान बताने वाला सूत्र है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है दोनों, तो ये दोनों ही बातें सही हैं। नासिका अनुस्वारस्य सूत्र अनुस्वार का उच्चारण स्थान बताता है, और अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। नासिका अनुस्वारस्य, तो ये दोनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोग वह हैं चार, विसर्ग और अनुस्वार, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय सभी। तो अयोग वह हमारे चार हैं, विसर्ग और अनुस्वार, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय, ये सभी जो हैं हमारे अयोग वह हैं, और अयोग वह हमारे चार हैं। पहला है विसर्ग, दूसरा है अनुस्वार, और तीसरा है जिह्वा मूल्य, और चौथा है उपधमानीय। जब हम का और खा के सामने आगे अर्ध विसर्ग लगाएंगे तो ये होगा जिह्वा मूल्य, और जब पा और फा के आगे ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा होगा तो ये होगा हमारा उपधमानीय।
अयोग वह चार हैं, विसर्ग और अनुस्वार, जिह्वा मूल्य और उपध मानिए। अंतस्थ हैं और उनका उच्चारण स्थान है। तो अंतस्थ कौन कौन से हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या है? य, तालु, व दंतोष्ठम, रा मूर्धा, ला दंत। तो ये सभी जो हैं हमारे क्या हैं? अंतस्थ हैं। या व राला। या का उच्चारण स्थान तालु, वा का दंतोष्ठम, रा का मूर्धा, ला का दंता। ये सभी जो हैं हमारे क्या हैं? अंतस्थ वर्ण हैं। ये सभी हमारे अंतस्थ वर्ण हैं। या का उच्चारण स्थान तालु, वा का दंतोष्ठम, रा का मूर्धा और ला का दंत, ये सभी हमारे अंतस्थ हैं। ये सभी हमारे क्या हैं? अंतस्थ हैं। और अंतस्थ को जो है मृदु स्वर भी कहते हैं और ये अर्ध स्वर भी हैं। इसी तरह से ऊष्मों का उच्चारण स्थान देख लीजिए। ऊष्म, पहले जानिए कि ऊष्म है क्या। ऊष्म भी हमारे चार वर्ण हैं। शा का उच्चारण स्थान है तालु और मूर्धन्य शकार, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा और दंती सा, इसका उच्चारण स्थान है दंत और हा, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। अंतस्थ भी हमारे चार हैं और ऊष्म वर्ण भी हमारे चार हैं और इन चारों ऊष्म वर्णों का अलग अलग उच्चारण स्थान है। जैसे कि अंतस्थ चार वर्ण है और इन चारों वर्णों का अलग अलग उच्चारण स्थान है, उसी प्रकार से ऊष्म वर्ण भी चार हैं और इन चारों के उच्चारण स्थान भी अलग अलग हैं। तालव्य शा का तालु, मूर्धन्य शा का मूर्धा, दंती सा का दंत और हा का कंठ उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपधमानीय का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, पा, फा उपधमानीय है। तो उपधमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। पा और फा उपधमानीय है। पा और फा के आगे अर्ध विसर्ग जैसा ये जो चिन्ह लगा है यही उपधमानीय है। अभी हमने आपको इससे पहले भी बताया है कि पा और फा के आगे जब अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह लगा हो तो यह उपधमानीय है। उपधमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और पा और फा उपधमानीय हैं। तो मित्रों, ये था हमारा संस्कृत वर्णों का उच्चारण स्थान। इसमें मैंने आपको क्वेश्चनों के माध्यम से समझाया है और कुछ प्रश्न भी आपको करवाए हैं और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि वर्णों का उच्चारण स्थान किस तरह का होता है और इसके कौन कौन से सूत्र हैं वो सभी भी मैंने आपको बताए हैं। अब जैसे देखिए एक बार हम दोहरा लेते हैं। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, लिरितु दशा लसा नाम दंतः, उपपदमान्या नाम ओष्ठौ, उपपदमान्या नाम ओष्ठौ, यम गणना नाम नासिका च, ए दौतौ कंठतालु, ओ दौतौ कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम और जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, नासिका अनुस्वारस्य। ये सभी सूत्र हमने आज पढ़े हैं और अगर आप ये सूत्र भी याद कर लेते हैं तो आपको उच्चारण स्थान याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी इसकी ज़रूरत? क्योंकि इन सभी सूत्रों में जो हैं उच्चारण स्थान पूरी तरह से समाहित है। जैसे अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा, आपने ये सूत्र याद कर लिया तो इसमें आ का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ये आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा, आपको
याद हो जाएगा। और बाय द वे आप भूल जाते हैं कि कौन सा सूत्र है, तो आप उस वर्ण को बोलकर देखिए और जहाँ से भी, जिस स्थान से भी, मुख के अंदर से जिस स्थान से भी वह वर्ण उच्चारित होगा वही उसका उच्चारण स्थान है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की संस्कृत वर्णों की उच्चारण स्थान की क्लास। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो ये क्लास तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।